Hello everyone, welcome to NR classes. Dear student, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका मतलब है धातुओं और अधातुओं की दुनिया के बारे में। ओके, अश्वंत एंड अनादि लिव इन ए विलेज इन राजस्थान। यशवंत और अनादि राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। Their school has assigned them a project to learn about craftspersons who work with metals. उनके स्कूल ने उन्हें धातुओं के साथ काम करने वाले कारीगरों के बारे में जानने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है। They decided to visit the local ironsmith who practice this craft. वे उनका जो स्थानीय लोहारों जो थे उनसे मिलने का फैसला करते हैं जो कि इस क्राफ्ट को प्रैक्टिस करते हैं। यशवंत एंड अनादि रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर टू accompany them. यशवंत और अनादि अपनी दादाजी से उनके साथ चलने का अनुरोध करते हैं। समझ में आया? They are curious to learn how these ironsmith make different items of daily use. वे वह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये लोहार और दैनिक उपयोग के विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाते हैं। They interact with an elderly craftsperson, सुदर्शन अंकल। वे जो एक एल्डरली पर्सन था, क्राफ्ट्स पर्सन, सुदर्शन अंकल को वो इंटरेक्ट करने आए। देखो कैसे वार्तालाप हो रहा है। यशवंत पूछता है क्या, Which items do you generally make? आप आमतौर पर कौन सी चीज बनाते हैं? सुदर्शन ने रिप्लाई दिया, Generally we make items of daily use such as flat pans, tawas, buckets, baltis, tongs, चिमटस and farming tools like spades, fauras, axes, kulhadis, trowels, खुरपीस and racks. सुदर्शन ने क्या बताया? देखो, आमतौर पर हम दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं जैसे कि तवा, बल्टी, चिमटा और खेती के उपकरण जैसे फवाड़े, कुल्हड़ी, खुरपट, जेली, ऐसे चीज बनाते हैं। तो अनादि ने पूछी, देखो क्या, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? अनादि क्या बोली? वे किस सामग्री से बने हैं? तो देखो ये पिक्चर में भी जैसा दिखाया गया है, ये ब्लैक स्मिथ काम कर रहा है, कुछ वो चीजें बना रहा है और दो बच्चे और उसके ग्रैंडफादर आकर सब देख रहे हैं। ये ब्लैक स्मिथ कुछ चीजें बना रहा है। तो देखो सुदर्शन फिर पूछता है, बोलता है, वी यूज आयरन मेटल टू मेक दिस items. We also use wood to prepare handles wherever required. Additionally, we use coal in our furnace to heat the iron. सुदर्शन क्या बोला? हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे की धातु का उपयोग करते हैं। जहां जरूरत होती है वहां हैंडल बनाने के लिए हम लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। एडिशनली इसके अलावा
हम लोहे को गर्म करने के लिए अपनी भट्टियों में कोयलों का उपयोग करते हैं। फर्नेस मतलब क्या होता है? जो भट्टी होता है, वो जो पिक्चर में देखो, ये जो भट्टी है, यहाँ कोयले का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? सुदर्शन इज हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस। सुदर्शन मिट्टी में एक लोहे का टुकड़ा को गर्म कर रहा था। जो भट्टी में एक लोहे का टुकड़ा को गर्म कर रहा था। इट हैज बिकम रेड हॉट। वो पूरा लाल हो गया था। He starts beating it hard with a hammer. वो उसको एक हमर से पीटने लगा। Anandi is amazed and asked, "Why are you beating it?" तो आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तुम इसे क्यों पीट रहे हो? सुदर्शन रिप्लाई कर देता है, देखो, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। मैं इसे कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए पीटता हूं। आनंदी और भी पूछती है, वाओ, ए पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू ए फ्लैट शेप। कैन वी डू दिस with other metals as well? आनंदी बोली, क्या? वाह, लोहे के टुकड़े को पीटकर चपटा किया जा सकता है। क्या हम अन्य धातुओं के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? You may also have many such questions. Let us explore what else we can do with metals. तो तुम्हारा मन में भी ऐसा बहुत सवाल होंगे, तो आओ देखते हैं कि धातुओं के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स मतलब क्या? पदार्थों। पदार्थों का क्या क्या प्रॉपर्टीज मतलब गुण। पदार्थों का क्या क्या गुण होता है? एक है मालेबिलिटी। उसका मतलब क्या? इसका मतलब है आघात वर्धनीयता। क्वेश्चन क्या लेना है? देखो, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन अडल्ट। ये सब क्वेश्चन लेना पड़ेगा। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ कोल, ए पी साइज लम्प ऑफ सल्फर, जिसको हम गंधक बोलते हैं, एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड। ये सब चीज चाहिए। देखो क्या क्या चाहिए? तांबे और एल्यूमिनियम के कुछ बेकार टुकड़े चाहिए, एक लोहे की कील चाहिए, कोयला का एक टुकड़ा, मटर के आकार का गंधक का टुकड़ा और लकड़ी का एक टुकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। Recall the chapter materials around us in the grade 6 science textbook curiosity and observe the appearance of the above item। कक्षा 6 की जो साइंस किताब था क्यूरोसिटी, उसके अध्याय क्या था? जो मटेरियल अराउंड अस, उसको याद करो और ऊपर दी गई वस्तुओं के स्वरूप का निरीक्षण करो। आर दे लुस्ट्रस? क्या वह चमकदार हैं? ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। साथ ही यह भी ध्यान दें कि वे हार्ड है या नरम है, और अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको टेबल नंबर 4.1 में लिखो। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स one by one on any hard surface and beat them with a hammer। अब क्या करना है? उसको 1 by 1 टेबल पर रखो और हार्ड सरफेस में जहां भी हो, और उसको एक हैमर से
बीट करो। व्हाट डू यू थिंक दे विल हैपन, सॉरी, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, डू द ऑब्जेक्ट बिकम स्लाइटली फ्लैटन और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस। तुमको क्या लगता है, वो स्लाइटली फ्लैट हो जाएंगे वो, या ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1, इसको भी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.1 में रिकॉर्ड करो। तो ये टेबल को फिलअप करना, सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल है, अपीयरेंस कैसे दिखता है, लस्चरस और नॉन लस्चरस, हार्ड और सॉफ्ट, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग, फ्लैटन्स और ब्रेक्स इनटू पीसेस। ये अपने आप करो और ये टेबल फिलअप करो। एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर लस्चरस, appearance and hard। ओके, तो इसको अगर तुम एनालाइज करोगे तो इन वस्तुओं को पहचान करके जो दिखने में चमकदार और कठोर है उसको देखो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्चर्स इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड। तुमको मिल गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट तांबे, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी हुई है वो दिखने में चमकदार और कठोर होते हैं। लस्चर shown by metal is known as metallic luster। ओके, जो मेटल में जो लस्चर दिखता है वो मेटालिक लस्चर उसको बोलते हैं। मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। ये सब मटेरियल जो है देखो, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सब मेटल होते हैं, मेटल्स, इसको हम मेटल्स बोलेंगे। whereas coal, sulfur and wood are non-lustrous and not as hard as metals। और क्या दूसरी तरफ देखो, कोल, सल्फर, वुड, इस तरह जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, उससे लस्चरस नहीं होते हैं, वो नॉन लस्चरस होते हैं। और ये हार्ड भी नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। इसीलिए इसको हम नॉन मेटल भी बोलते हैं। आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। सब मेटल क्या कठोर और सॉलिड मतलब ठोस होते हैं? नॉट रियली। सम मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ। कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, जो सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। There is one metal, mercury, that is found in a liquid state at room temperature। एक ऐसा भी मेटल होता है जो जिसका नाम है मरकुरी, जिसको अगर रूम टेम्परेचर में हम रखेंगे तो उसका जो स्टेट होगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, वो सॉलिड नहीं है। Which you might have seen in thermometers। तुम लोग उसको थर्मोमीटर में देखे ही होगे, थर्मोमीटर में उसको यूज किया जाता है मरकुरी को। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी। तुम्हारा जो क्लास 6 का जो क्यूरोसिटी बुक था उसमें एक सब टॉपिक था टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। उसमें थर्मोमीटर के बारे में कहा गया है, उसमें जो मरकुरी के बारे में है वो एक मेटल होता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। Which object did you find become flat on beating with a hammer? अब वो जो 4.1 जो टेबल था वहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट तुमको मिला जो कि पीटने से फ्लैट हो जाता है? हमर से अगर उसको पीटोगे तो फ्लैट हो जाएगा। You must have observed that objects such as piece of copper and iron nails and piece of aluminium become flat when beaten।
जो कपर होता है, आयरन होता है और एल्यूमिनियम, ये सब को अगर हम बीटिंग करेंगे तो वो फ्लैट बन जाएगा। व्हेयरएज अदर ऑब्जेक्ट और मटेरियल बिहेव डिफरेंटली, जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऐसा नहीं होते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय व्हिच मटेरियल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मलायबिलिटी। तो जो मटेरियल को अगर हम पीटेंगे वो फ्लैट बन जाएगा, ब्रेक नहीं करेगा, उसका चौड़ाई बढ़ जाएगा। इसी तरह मटेरियल को हम और इसका प्रॉपर्टीज को हम मलायबिलिटी कहते हैं। मोस्ट मेटल पोजेसेस दिस प्रॉपर्टी, जितने सब धातु होते हैं उसमें ये प्रॉपर्टी दिखता है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल शीट, तुम कुछ ऐसे मेटल शीट का एग्जाम्पल दे सकते हो। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल ऑन सम स्वीट्स एंड एल्यूमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। तुम फूड आइटम को रैप करने के लिए कुछ एल्यूमिनियम शीट देखे होगे, जो स्वीट के जो दुकान होते हैं उसमें वो दिखता है। एल्यूमिनियम शीट बहुत पतला सा होता है, फूड आइटम को उसमें रैप किया जाता है। These are formed ड्यू टू देयर मलायबिलिटी, ये सब कैसे मिलता है? वही एल्यूमिनियम का बहुत पतला सा एक शीट होता है जिसको कि ऐसे ही बनाया जाता है, और ये एल्यूमिनियम का एक नेचर है। और नेचर क्या है? मलायबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मलायबल मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर ये दोनों मेटल सबसे ज्यादा मलायबल मेटल्स में पाए जाते हैं। ए पीस ऑफ कोल और ए लम्प ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। तो कोयला का एक टुकड़ा या सल्फर का टुकड़ा इस बिहेवियर नहीं शो करता है। दे ब्रेक इनटू पीसेस एंड आर सेड टू बी ब्रिटल। वो अगर हम उसको हमर में मारेंगे तो वो टूट जाएगा, और इसको हम ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वुड neither get flattened into a sheet nor breaks into pieces। दूसरी तरफ वुड को अगर हम लेंगे तो उसको अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो ना ही फ्लैट होगा ना ही वो ब्रेक करेगा। Therefore wood is neither malleable nor brittle। इसी तो वुड मलायबल भी नहीं है और ब्रिटल भी नहीं है। ब्रिटल मतलब जो बहुत जल्दी टूट जाता है उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। तो देखो होलिस्टिक लेंस, द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। हमारा इंडिया का जो सिविलाइजेशन है उसमें आयरन का क्या रोल है, कैसे आयरन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया में आया, उसके बारे में है। इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड यू लर्न अबाउट द हरप्पन्स। तुम क्लास 6 के जो SST बुक था उसमें एक टॉपिक था एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें हरप्पन के बारे में पढ़ा होगा। दे न्यू हाउ टू यूज मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड। वो जानते थे मेटल्स जैसे कि कॉपर और गोल्ड को कैसे यूज किया जाता है। दे यूज दिस मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी। वो यूज करते थे वेरियस मेटल को क्या बनाने के लिए? यूटेंसिल्स बनाने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए। हाउएवर you would hardly find any evidence of the Harappan using a very prominent metal iron। हालांकि वो हरप्पन के द्वारा आयरन जैसे एक प्रोमिनेंट मेटल को यूज करने का कुछ एविडेंस नहीं मिलता है। which you see a lot around you today। इस आयरन को तुम तुम्हारे चारों जो आसपास हैं इसको यूज करने का बहुत सारे देखे होंगे। दिस इज बिकॉज इट टूक ए लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वाज यूज्ड
in day-to-day activities. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहे का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में होने में बहुत समय लगा. However, once the use of iron gained prominence in the times that followed, it contributed significantly to the progress of civilization in India. हालांकि बाद के समय में जब लोहे का इस्तेमाल को प्रमुखता मिली तो इसने भारत में प्रगति के महत्वपूर्ण योगदान दिया. फॉर इंस्टेंस, ड्यू टू its strength, agricultural tools like plough made from iron were much superior to those used previously. उदाहरण के लिए ये जो एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लग्स जो हल होते हैं उसमें यूज हुआ, जो कि पहले जो यूज होता था उससे वो बहुत अच्छा हुआ. What would be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? इसका संभावित कारण क्या हो सकता है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि तांबे की खोज लोहे की तुलना से पहले हुई थी. तो आप देखो डक्टिलिटी. Where do you find the use of metals wires? तुम धातु के तारों का उपयोग कहाँ पाते हो? You might have seen wires of metals like copper or aluminum in electrical fittings. तुम बिजली की जो फिटिंग्स होता है उसमें तांबे या एल्युमिनियम जैसे धातुओं के तार देखे होंगे. Some ornaments like bangles, necklace, earrings, etc. are also made from metal wires. कुछ जो ऑर्नामेंट होता है जैसे कि चूड़ियाँ, हार, झुमके, ये सब जो ज्वेलरी होता है वो भी धातु के तारों से बनाए जाते हैं. Metals wires play important functions in a variety of stringed म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. धातु के तार कई तरह का जो संगीत इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बनाए जाने में यूज होता है. सच एज बीना, सितार, वायोलिन एंड गिटार. ये सब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें धातुओं का तार से बनाया जाता है. This property of materials by which they can be drawn into wires is called ductility. ये जो पदार्थ है यह इसका जो गुण है जिसके द्वारा उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं. डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? तन्यता, जिसमें हम तार बना सकते हैं. ओके. दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली possessed by मेटल. तो मेटल का ये और एक प्रॉपर्टी है जो कि डक्टिलिटी होता है. गोल्ड इज सो डक्टाइल that 1 gram of it can be drawn into a 2 kilometer long wire. गोल्ड इतना डक्टाइल है कि 1 ग्राम गोल्ड में हम 2 किलोमीटर लॉन्ग एक वायर बना सकते हैं, इतना डक्टाइल है. द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल enables for the creation of this टी स्टेनर with metal wires. हमारा घर में जो टी स्टेनर है, छन्नी जो है, उसमें जो तार लगा हुआ है वो भी मेटल का डक्टाइल नेचर से ही होता है. अगर डक्टाइल नेचर नहीं होता तो ये बनाना संभव नहीं होता. Have you ever seen wires made of coal or sulfur? तुम कभी कोल और सल्फर में वायर देखे हो, इससे बनाया हुआ, कोल से और सल्फर से? ऑब्वियसली नॉट, निश्चित रूप से नहीं. वी कैन से दैट कोल्स एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल. तो हम क्या कह सकते हैं कि सल्फर एंड कोल
ये डक्टाइल नहीं है। डू यू नो दैट रॉफ्स मेड ऑफ स्टील ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन। तुम क्या जानते हो जो कि रॉफ मेड ऑफ स्टील, और जो लोहे के जो तार होता है वो किससे किससे बनाया जाता है? स्टील के जो तार, उसमें मेटल के रूप में आयरन होता है और नॉन मेटल एक जो कार्बन है वो उसको मिलाया जाता है। वायर्स कैन सपोर्ट हेवी लोड्स। ये देखो जैसा ब्रिज जैसा इतना सारा लोड इस वायर्स के ऊपर रहता है, ये जो स्टील का वायर होता है। देयरफॉर दे आर यूज्ड इन सस्पेंशन ब्रिजेस एंड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट। ये इतना ताकतवर होता है कि इसको हम सस्पेंशन वाला जो ब्रिज होते हैं उसमें हम लगाते हैं। ऐसे सब ब्रिज बनता है इस तार से। और क्रेन्स जो है बहुत भारी भारी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद देखो सोनोरिटी। देखो सोनोरिटी मतलब वो जो साउंड होता है उसको हम सोनोरिटी बोलते हैं। हैव यू एवर नोटिस द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल स्पून और मेटल प्लेट और ए मेटल कॉइन इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। क्या कभी ध्यान दिया है कि जब धातु का जो चम्मच या प्लेट या धातु का जो सिक्का होता है वो फर्श पर जो गिरता है तो कैसे उसका साउंड निकलता है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन ए पीस ऑफ कोल और वुड इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। जबकि एक पीस ऑफ कोल और वुड अगर फ्लोर में ड्रॉप होगा तो उसका साउंड और ये मेटल वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका साउंड, इसमें क्या अंतर होता है जानते हो? देखो लेट अस इन्वेस्टिगेट। आओ हम जांच करते हैं। कसन बी केयरफुल व्हाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट। थोड़ा केयरफुल रहना। टेक ए फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज ए मेटल स्पून, ए कॉइन, ए पीस ऑफ कोल एंड ए ब्लॉक ऑफ वुड। ये सब मटेरियल तुमको लेना है। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। कुछ ऊपर से इसको एक के बाद एक गिराना होगा। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस हुआ उसमें क्या डिफरेंस है पता चला? You would observe that the metal spoon and the metal coin produce a ringing sound. तो तुम देखोगे क्या धातु का जो चम्मच है या जो मेटल का जो कॉइन है वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड। वो जो कोयला है और जो वुड है उसका जो साउंड वो थोड़ा डल होता है, इतना अच्छा साउंड नहीं निकलता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट enables them to produce ringing sound is called sonority. ये मेटल का और एक गुण है जो कि एक रिंगिंग साउंड बनाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरिटी कहते हैं। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर। इसी के साथ हम मेटल्स को सोनोरस इन नेचर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे रिंगिंग साउंड निकलता है। देखो ओ द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। वो जो डांस में जो घुंघरूज यूज होता है उसमें से जो साउंड निकलता है इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। अब मुझे पता चल गया कि जो स्कूल में जो बेल होता है उसका जो रिंगिंग साउंड होता है वो भी मेटल का सोनोरिटी प्रॉपर्टीज है। तो अब आओ और एक प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे। वो प्रॉपर्टीज का नाम है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल में एक और एक प्रॉपर्टी दिखाया जाता है जिसका नाम है कंडक्शन।
वो हीट का कंडक्शन करता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द वेसल यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? तुम कभी किचन में जब बर्तन यूज होता है कुकिंग के लिए उसको देखे हो? यू माइट हैव नोटिस दैट द वेसल यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल। तुम ऑब्वियसली देखे होगे कि जो भी बर्तन वहां यूज होता है वो मेटल से बनाया हुआ है। कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स? तो कुकिंग जो वेसल्स होता है उसमें कौन सा मेटल यूज होता है तुम बता सकते हो? डू यू नो व्हाई दिस मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? क्या तुमको पता है क्यों ये सब मेटल को हम यूज करते हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग का जब बर्तन बनाने के लिए? लेट अस फाइंड आउट। आओ खोजते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। क्वेश्चन फिर देखो, दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर्स और एन अडल्ट। बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग हॉट वाटर। ये सब प्रिकॉशन तुमको लेना पड़ेगा। प्लेस ए ग्लास टम्बलर ऑन ए टेबल। यहाँ जैसे दिखाया गया है पिक्चर में, ऐसे एक ग्लास टम्बलर तुमको लेना है, ग्लास लेना है। फिल इट विथ हॉट वाटर। हॉट वाटर में इसको भरो। टेक ए मेटल स्पून एंड ए वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट सेम साइज एंड थिकनेस। एक मेटल वाला एक चम्मच और एक वुडन का जो चम्मच, उसको दोनों एक जैसा चम्मच उसमें डालो। इमर्स बोथ द स्पून साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर। ओके, हॉट वाटर में दोनों को एक साथ डालो। एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट। और उसको छोड़ दो कुछ मिनट के लिए। नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब केयरफुली दोनों चम्मच का जो ऊपरी भाग है उसको टच करो। तो देखो सम डिस्कशंस पॉइंट, हम क्या डिस्कशन करेंगे पॉइंट में? देखो, विच ऑफ द स्पून गेट हॉटर। ये दो चम्मच जो है उसमें से कौन सा चम्मच हॉट हुआ है, ज्यादा हॉट हुआ है? व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल्स अस अबाउट हीट ट्रांसफर अलोंग टू द टू स्पून्स। यह प्रयोग से हमें दो चम्मच के जो हीट ट्रांसफर हुआ उसके बारे में क्या बताता है? यू मे हैव नोटिस दैट द मेटल स्पून इज हॉटर टू टच देन द वुडन स्पून। तुमने देखा होगा कि जो मेटल वाला जो चम्मच है वो लकड़ी के चम्मच के तुलना में छूने से ज्यादा गर्म लगता है। इवन दो बोथ स्पून आर इमर्स्ड in the water of the same temperature and for the same time। भले ही ये दोनों चम्मच एक ही तापमान के पानी में और एक ही समय के लिए रखा गया है। ओके, दिस shows that the heat transfer through metal spoon making it hotter। यह पता चलता है कि जो गर्म धातु के जो के चम्मच थे वो हीट ट्रांसफर करते हैं। जो मेटल में जो चम्मच बना है उससे हीट ट्रांसफर होकर ऊपर आ गया, मेकिंग इट हॉटर। इसीलिए उसका ऊपरी भाग हॉटर हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट द वुडन स्पून ट्रांसफर हीट पोरली। और दूसरी तरफ देखो, जो वुड वाला जो स्पून लिए थे उसमें बहुत कम हीट ऊपर आया, ना के बराबर। इन सच केसेस द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन एंड मटेरियल दैट ट्रांसफर हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ओके, तो इसी मामले में किसी पदार्थ के एक तरफ से दूसरी तरफ जो उसका हीट स्थानांतरण होते हैं और जो पदार्थ हीट का स्थानांतरण करते हैं उसको हम कंडक्टर कहते हैं। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसी जो हम जो ऑब्जर्वेशन किए इससे हमको क्या पता चला कि मेटल्स
जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वेयर एज वुड इज ए पोर कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरी तरफ जो हमारा वुड था उसमें हीट नहीं स्थानांतरण हो पाया, इसीलिए उसको हम पोर कंडक्टर कहेंगे। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई मोस्टली मेटल्स वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। अब हमको पता चल गया है कि कुकिंग के लिए हम मोस्टली मेटल वाला जो वेसल्स होते हैं उसको ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर होता है। एंड देयर हैंडल्स आर मेड विथ वुड और अदर मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट, और उसका जो हैंडल सब रहते हैं उसको हम वुड या अदर मटेरियल से बनाते हैं जिसमें हीट कंडक्ट नहीं करता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। इस चैप्टर में और भी इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, देखो नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी आ गया मेटल्स का, जो कि है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का जो चालन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं। हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग ए स्क्रू ड्राइवर? क्या तुम कभी एक इलेक्ट्रिशियन को स्क्रू ड्राइवर यूज करते देखे हो? व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? उसका जो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है उससे वो कौन सा मटेरियल से बनाया जाता है जानते हो? यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड the electrician wearing rubber gloves and shoes while working। तुम ये भी देखे होगे कि उसका जो ग्लव्स होते हैं हाथ में और उसका जो शू होते हैं वो सब रबर से बनाया हुआ है। What can be the reason for this? इसका कारण क्या है? Let us design and create। अब हम कुछ डिजाइन बनाते हैं और कुछ करते हैं। Design an electric circuit like a tester circuit in the chapter electricity circuit and their component। वो जो हम पिछले चैप्टर जो पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड देयर कंपोनेंट्स, उससे हम जो टेस्टर बनाए थे उसको डिजाइन करते हैं। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग द मेटल्स लिस्टेड बिलो एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। वही जो एक्टिविटी था उसको हम रिपीट करेंगे और ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे टेबल में 4.2 में। यू मे कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट सच एज ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एन आयरन नेल, ए लंप ऑफ सल्फर pieces, a copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, and a stone, an eraser made of rubber, and a piece of nylon rope। इस सब मटेरियल हम कलेक्ट करेंगे। प्रेडिक्शन क्या होगा देखो, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ दिस कुड मेक द बॉल ऑफ द टेस्टर ग्लो एंड व्हिच कुड नॉट। जो टेस्टर हम बनाए थे उसमें अब हम ये सब ऑब्जेक्ट लेकर देखेंगे किस चीज से वो बल्ब जलता है। अब देखो ये टेबल को हम भरते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल। हम जो ऑब्जेक्ट लिए थे उससे कौन सा ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुआ या नहीं हुआ, और हम उसको देखेंगे। देखो सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्ट और मटेरियल है। ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? बल्ब ग्लोज और डज नॉट ग्लो, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लिखेंगे। देखो पहला जो है पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, इससे क्या हुआ? इससे बल्ब जल गया, तो ये क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आयरन नेल, जिससे बल्ब जल गया, तो इसको भी हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लैंप ऑफ सल्फर, इससे बल्ब नहीं ग्लो किया, तो ये बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह और भी जो सब मटेरियल कलेक्ट किए हैं उसको तुम टेस्ट करो। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर make the bulb glow, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope
would not make it glow. Do you see any pattern in the glowing of bulbs when using different material in the activity? It is observed that all the material that make the bulb glow are metals. इससे क्या पता चलता है, जहां भी देखो बल्ब जला हुआ है तो वो मटेरियल कौन सा है, वो मेटल का बना हुआ है, मेटल वाला मटेरियल से बल्ब जल गया है. मटेरियल्स दैट ग्लो अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ हम देखे थे जिसमें बल्ब जल गया जिस मेटल को में, उसको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. और जिससे बल्ब नहीं जला उसको हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो देखो, in contrast, materials that prevent the bulb from glowing by not allowing electricity pass through them are called poor conductor of electricity. दूसरी तरफ क्या होता है, जो मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है और बल्ब नहीं जलता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So now we can understand that plastic covering on screwdrivers and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductor of electricity. तो अब हम ये जान गए क्या, जो इलेक्ट्रिशियन का जो प्लास्टिक कवरिंग था स्क्रूड्राइवर में, ये क्यों दिया गया था, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा और जो इलेक्ट्रिशियन है उसको शॉक नहीं लगेगा. इसी तरह उसका हाथ में जो ग्लोव्स था वो भी बेड कंडक्टर है और पोर कंडक्टर है, और उसका जो शूज था वो भी पोर कंडक्टर था क्योंकि वो रबर से बनाया हुआ था. We learned that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. तो इसमें से हमको क्या पता चला, या मेटल में कौन कौन सा गुण रहता है, वो हार्ड होता है, लस्चरस होता है, मलेबल होता है, डक्टाइल होता है एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होता है. नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. अब हम ढूंढेंगे कि मेटल प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर में कैसे बिहेव करता है. इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स, दैट इज आयरन में कैसा इफेक्ट होता है. देखो, यू वुड हैव ऑफन नोटिस दैट आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट व्हेन लेफ्ट इन द ओवन फॉर फ्यू डेज. तुम देखे होगे किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को अगर हम ओपनली कुछ दिन तक रख देंगे तो उसमें एक ब्राउन कलर का उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. In which condition would an iron object develop brown deposit? कौन सा कंडीशन में होगा, देखो यहाँ कंडीशन सब दिया गया है. When it comes into contact with dry air only, तो इसमें होगा क्या, नहीं होगा. When it comes into contact with water only, water में होगा क्या, only water, नहीं होगा. When it comes into contact with both air and water, तो इस कंडीशन में उसमें ब्राउन कलर आ जाएगा, जंक लग जाएगा. ओके, तो यहाँ देखो जो 3 ठो कंडीशन था उसको यहाँ एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है और सेम चीज यही है. देखो, क्वेश्चन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग iron nails. Take a few shining iron nails. If you are using old iron nails, make sure to remove brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper. अगर पुराना वाला आयरन नेल मिला है तो उसको थोड़ा एक सैंड पेपर में अच्छा तरह से स्क्रब कर लो, जैसे कि उसमें जो ब्राउन वाला डिपॉजिट होता है उसको वहां से रिमूव कर दो. Take 3 clean dry glass bottles or test tube with tight fitting caps or stopper. Label them A, B and C. हो गया. 3 ठो क्लीन ड्राई ग्लास बोतल लेना है, A, B, C उसको डिनोट कर देना है.
Take 3 iron nails and tie each iron nails with a thread. Okay. Place 1 iron nails and some silica gel in the glass bottle A and tighten the cap or stopper. Silica gel make the air dry. जो सिलिका जेल होता है वो एयर को ड्राई बनाता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको वो खींच लेता है. It is the substance that is used in small pouches in some medicine bottles, water bottles, shoes, boxes, etc. ये तुम देखे होगे कुछ बक्सेस जो हम खरीद के लाते हैं उसमें छोटा छोटा जो पाउच होता है वही है सिलिका जेल. वो क्या करता है, जितना भी वो मॉइस्चर होता है उसको वो खींच लेता है. टू कीप देम ड्राई, उसको ड्राई रखने के लिए. प्लेस 1 आयरन नेल in glass bottle B. Pour freshly boiled and cooled water to remove dissolved gases into it until the iron nail is completely dipped in it. Now pour some oil to form a layer over the surface of the water. The layer of oil on the surface of the water prevents the air from dissolving in the water. Keep the glass बटल टाइटली. दूसरे में क्या करना है, फ्रेशली बॉयल करके वाटर को वहाँ कूल करके वहाँ डालना है, उसमें एक नेल को डीप करना है और उसका ऊपर एक लेयर ऑयल डाल देना है जिससे कि वो जो एयर है वो कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा. ओके. नेक्स्ट क्या करना है, प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बटल C एंड पोर सम वाटर so that the iron nail is partly dipped. Keep this glass bottle unstoppered. This allows the iron nail to come into contact with both water and air as shown in figure. थर्ड बटल जो C है उसमें क्या करना है, एक आयरन नेल को थ्रेड से बांध दो और कुछ वाटर उसमें डाल दो और उसका जो ढक्कन था उसको मत लगा, खुला छोड़ दो जैसे कि वहाँ एयर और वाटर दोनों आयरन नेल को छू सके. प्लेस ऑल दिस बॉटल्स अनडिस्टर्ब एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 days. इसको रूम में 8 से 10 दिन तक छोड़ दो और देखो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3. ये टेबुलेशन तुम करना. क्या होता है देखो, ग्लास बॉटल ABC कंडीशंस ऑफ है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ एयर, यस और नो है. ऑब्जर्वेशन देखो और इसको फिलअप करो. ओके. मैं पहले ही बता चुका हूं इसका आंसर क्या होगा, तो तुम ये कर देना. What can you conclude from this experiment? इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है. It is observed in glass bottle A and B that the iron nail do not show any brown deposit. आयरन नेल जो A और B में था बटल में उसमें कुछ ब्राउन डिपॉजिट नहीं मिला. What does this observation indicate? ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाता है. This indicates that brown deposits or discoloration of the iron nail do not develop when the iron nail is kept in dry air alone in bottle A or water alone in bottle B. However, in glass bottle C, the iron nail shows the presence of brown deposit. A और B बटल में ब्राउन वाला डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन जो बटल C था उसमें जिसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ था और उसमें पानी भी था, एयर भी था, तो उसमें ब्राउन जो डिपॉजिट वो नेल में आ गया है. दिस इंडिकेट्स दैट the presence of both water and air is essential for this deposit to develop. इससे क्या मालूम हुआ, वो जो ब्राउन डिपॉजिट के लिए बोथ वाटर एंड एयर बहुत जरूरी होता है. Thus, moist air is responsible for the development of brown deposits on the object of made of iron. आयरन के ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मॉइस्ट एयर. दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट.
ये जो ब्राउन डिपॉजिट होता है इसको हम रस्ट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, और ये प्रोसेस को हम रस्टिंग कहेंगे। ये जिस प्रोसेस में रस्ट डेवलप होता है आयरन के ऊपर उसको हम रस्टिंग कहेंगे। मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट डिस्कलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। और भी मेटल होते हैं जिसको हम अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो डिस्कलरेशन हो जाता है। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ ए ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट और ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट? कभी तुम देखे हो कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक ग्रीन कटिंग आ जाता है और सिल्वर ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्लैक कटिंग और आ जाता है। ग्रेजुअल डिटोरिएशन of metal surface caused by air, water or other substance is known as corrosion। तो धीरे धीरे जो मेटल के सरफेस क्षय होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोशन। क्यों होता है? वो एयर और वाटर और अदर सब्सटेंसेस के संपर्क में जब आता है तो कोरोशन हो जाता है मेटल का। डू यू नो that rusting of iron is a serious problem in our country? तुम क्या जानते हो वो जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये हमारा कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। बहुत पैसा इसमें खर्च होता है एवरी ईयर इसको रिप्लेस करने में और इसको रिपेयर करने में जो स्ट्रक्चर्स ऑफ रस्टिंग से डैमेज हो जाता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड्स सच एज पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन, जिसको हम गल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखो ये जो रस्टिंग होता है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं उसको ऊपर, उसमें हम ऑयल लगा सकते हैं और ग्रीस लगा सकते हैं और उसके ऊपर एक लेयर जिंक मेटल का एक लेयर हम चढ़ा सकते हैं जिसको हम गल्वेनाइजेशन कहते हैं। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। इसके बारे में हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे। अब देखो फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है? द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटोलॉजी। द iron pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta II, more than 1600 years ago. It is about 8 meters high and weight more than 6000 kilograms. What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, इट हैज बेयरली एनी रस्ट। हमारा जो है आयरन पिलर दिल्ली में वो 1600 ईयर्स एगो उसको बनाया गया है और उसका वजन कितना है? 6000 kg। लेकिन आज तक तो उसमें ऐसा कुछ रस्टिंग का इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। इन अदर वर्ड्स इट हैज बीन मेड इन ए वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग। तो ये ऐसे बनाया गया है कि उसमें जो रस्टिंग नहीं होता है, जंग नहीं लगता है। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल दैट आर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये हमको बताता है कि मेटल टेक्नोलॉजी इंडिया में कैसे डेवलप हुआ है, इसके बारे में उसका जो स्किल है उसके बारे में ये बताता है। आप देखो इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अदर मेटल्स में इफेक्ट क्या होता है एयर एंड वाटर का, उसके बारे में हम जानेंगे। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ये तुम्हारा शिक्षक तुमको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। क्वेश्चन, इट इज एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेस एंड कीप सेफ डिस्टेंस। ये सब क्वेश्चन लेना होगा। टेक ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 centimeter long
क्लीन इट बाय रबिंग विथ ए पीस ऑफ सैंड पेपर। इसको लेना है और उसको रब कर दो मैग्नीशियम रिबन को। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प। इसको एक चिमटे से पकड़ो और दूसरे एंड को स्पिरिट लैम्प से जलाओ। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। मैग्नीशियम रिबन अब बर्न होने लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder। मैग्नीशियम रिबन जल के व्हाइट पाउडर में बदल गया है। कलेक्ट इट ऑन ए वॉच ग्लास। इसको वॉच ग्लास में कलेक्ट करो। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पाउडर क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन present in the air। Add a few drops of warm water to this white powder। इस पाउडर में कुछ वाटर डालो, कुछ बूंद। Stir it well and check its nature। इसको थोड़ा मिलाओ अच्छा से और इसका नेचर चेक करो। Recall the chapter exploring substances acidic, basic and neutral। तुम रिकॉल करो जो चैप्टर पहला वाला था, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। उसमें जैसे हम टेस्ट करते थे इसी तरह वो जो मिला कांच का जो लिया हुआ था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाउडर का मिला हुआ जो वाटर था उसको हम अब टेस्ट करेंगे। फाइंड आउट whether the solution of magnesium oxide is acidic or basic or neutral। अब हम देखेंगे ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। यू कैन यूज एनी एसिडिक बेस इंडिकेटर। तुम कोई भी एसिडिक बेस इंडिकेटर ले सकते हो। व्हाट इफेक्ट डज दिस सोल्यूशन हैव ऑन ब्लू और रेड लिटमस पेपर। तुम जानते हो लिटमस एक इंडिकेटर होता है, तो उससे क्या इफेक्ट होता है अगर हम इसमें वो ब्लू और रेड लिटमस पेपर डालेंगे। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। यहाँ क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू कलर हो गया है। हेंस इट इज बेसिक इन नेचर। तो पहले भी हम जानते हैं बेसिक सब्सटेंस क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। Generally, oxide of metals are basic in nature। Oxides of metals ज़्यादातर basic in nature होते हैं। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in the chapter change around us physical and chemical। ये सब के बारे में हम और भी पढ़ेंगे ये चैप्टर में। देखो changes around us physical and chemical। Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water। क्या तुम जानते हो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन और पानी के साथ ज्यादातर प्रतिक्रिया करता है। A lot of heat is generated in the reaction। इस प्रतिक्रिया में बहुत अधिक हीट उत्पन्न होता है। Storing sodium in kerosene prevents its exposure to the moisture and air। केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है क्योंकि वो नमी और हवा के संपर्क में नहीं आता है। Can you predict the nature of its oxide? क्या तुम इसके ऑक्साइड के प्रकृति का अनुमान लगा सकते हो? Let us now discuss some substances that do not behave like metals। आज कुछ ऐसी पदार्थों पर चर्चा करें जो धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। Substances that behave differently from metals in air and water। पदार्थ जो वायु और जल में धातुओं से भिन्न व्यवहार करते हैं उसके बारे में जानेंगे। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। ये भी टीचर कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म
in a fume hood or well ventilated area. Burning sulfur produce gases which can be harmful in if inhaled. ये प्रिकॉशन लेना होगा before doing this activity. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon. Okay, it is a long handle metal spoon. देखो deflagrating spoon ये होता है, लॉन्ग हैंडल होता है इसमें, ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है. In experiment to safely heat and burn substance. If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metal wire around it and give it the shape as shown in figures 4.7b. अगर नहीं मिला तो एक मेटल कैप लेके उसमें एक वायर लगा के भी हम ये कर सकते हैं. देखो यहाँ पहले में जो है ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून है. अगर ये नहीं मिला तो ऐसे भी हम बना सकते हैं. ओके, हीट इज ऑन ए फ्लेम एंड as soon as the sulfur start burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar or gas tumbler. Cover the gas jar or gas tumbler with a lid to ensure that the gas produced does not escape. ऐसे करना होगा. Remove the lid after 3 to 4 minutes and take out the deflagrating spoon and add some small quantity of water into the gas jar. Quickly place the lid back and shake it so that the gas dissolves. Again, recall the chapter exploring substance acidic, basic and neutral. Using an acid-base indicator, check whether the solution obtained after the addition of water to the gas jar is acidic or बेसिक और न्यूट्रल. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ओके, ये एक्सपेरिमेंट भी अब करना है. यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज एसिडिक इन नेचर. ओके, जो सॉल्यूशन हमको मिला था इट इज एसिडिक इन नेचर. और बर्निंग सल्फर इन एयर ऑक्सीजन, sulfur dioxide gas is formed. On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is formed. So, does sulfur behave in water the same way metal do? देखो, इसको अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये दर्शाता है कि यह सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर होता है. टेक सम सल्फर पाउडर इन ए ग्लास टम्बलर. टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू ईट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. कुछ सल्फर पाउडर एक ग्लास टम्बलर में ले जाओ और उसमें कुछ वाटर ऐड कर दो. तुमको क्या मिलेगा. You may have noticed that there is no reaction when sulfur is placed in water. तुमको ये मिलेगा कि कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है वाटर मिलने से. Substance like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals. Okay, phosphorus is stored in water. Phosphorus को हम वाटर में स्टोर करते हैं. As it catches fire when exposed to atmospheric air. अगर इसको हम वाटर से निकाल देंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक एयर से मिलके और वहाँ आग लग जाएगा. These substances are usually soft and dull in appearance. They are neither malleable nor ductile and they are not sonorous. जो हम प्रॉपर्टीज सब देखे थे मेटल का, वो सब प्रॉपर्टीज वो नहीं दिखाता है. वो नाइदर मेलेबल होता है नॉर डक्टाइल होता है एंड वो सोनरस भी नहीं होता है.
दे आर ऑल्सो पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं संचरित होता है। दीज आर कॉल्ड नॉन मेटल, सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल को हम नॉन मेटल कहेंगे। दे आर ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। सम अदर नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एटसेट्रा, ये सब नॉन मेटल होते हैं। दिस मस्ट बी कंफ्यूज्ड विथ मटेरियल सच एज प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर। These materials are not classified as metals or non-metals because they are not element. Okay. देखो कुछ ऐसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर एंड पेपर, ये सब को हम मटेरियल को मेटल्स और नॉन मेटल्स में हम नहीं क्लासिफाई करते हैं क्योंकि वो एलिमेंट नहीं होते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स are subcategories of substances called elements. An element is a substance that cannot be broken down into simpler substance. Element वो होता है जिसको हम छोटा छोटा और कर नहीं सकते हैं। Presently 118 elements are known. आज तक हमको 118 एलिमेंट पता है। These elements are the basic building blocks of all matter. इस एलिमेंट जो हमारा मैटर होते हैं उसका वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं। Some are naturally occurring, कुछ नेचुरली हमको मिल जाता है, while others are artificially made in laboratory, कुछ हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। And do not exist in nature, और नेचर में नहीं मिलते हैं। You will study more about elements in higher grades. Higher grades में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। Are non-metal essential in everyday life? क्या ये नॉन मेटल हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है? You often observe many metal in your day-to-day life because of their distinct properties. तुम अक्सर अपने दैनिक जीवन में कोई धातुओं के उनके विशिष्ट गुणों के कारण देखते हो। सच एज देयर लस्टरस नेचर, हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब जो नेचर होता है देखो, एंड हाई स्ट्रेंथ। हाउएवर दिस शुड नॉट give an impression in your mind that non-metals are not important in our lives. We breathe in oxygen, which is a non-metal, and without it we would not be able to survive. Can you think of any other uses of oxygen? हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि एक नॉन मेटल होता है। ओके, तुम क्या ये जानते हो विदाउट इट हम नहीं रह पाएंगे। कार्बन इज एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म। कार्बन भी एक नॉन मेटल है और ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है ऑल लाइफ फॉर्म का। इट इज ए की कंपोनेंट of protein, fats and carbohydrate which are necessary for growth and energy. कार्बन इस सब में रहता है, प्रोटीन में भी, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन रहता है जो कि हमारा ग्रोथ एंड एनर्जी में लगता है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। नाइट्रोजन कुछ फर्टिलाइजर्स और केमिकल बनाने में लगता है। It is an essential nutrient for the growth of plant. वो प्लांट के ग्रोथ में एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। क्लोरीन इज ए नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। हमारे जो वाटर को जो प्यूरिफाई किया जाता है तो क्लोरीन यूज होता है, वो भी एक नॉन मेटल है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, ए नॉन मेटल, इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। हमारा घाव में जो हम एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, जो आयोडीन
वो भी एक नॉन मेटल होता है। साइंस एंड सोसाइटी देखो, डू यू नो दैट मेनी मेटल्स एंड देयर एलॉयज, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको हम एलॉयज बोलते हैं, एलॉयज आर इम्पोर्टेंट फॉर डेली यूज एज यूटेंसिल्स एंड टूल्स। These are also important for modern technology and essential in almost every industry. Some special metals are also used in atomic energy such as zirconium, aerospace, titanium etc. एटॉमिक एनर्जी के लिए हम जिरकोनियम को यूज करते हैं, एरोस्पेस में हम टाइटेनियम को यूज करते हैं। Okay, in India, many metals, especially iron and aluminum, are recycled to minimize waste and contribute to sustainability. हमारा देश में many metals like iron, aluminum को हम रिसाइकल करते हैं, जिससे कि वो क्या होता है, पुनर्नवीकरण किया जाता है। देखो, इन ए नटसेल, तो संक्षेप में क्या होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। धातुओं और अधातुओं में उनके गुणों के आधार पर अंतर किया जाता है। जनरली मेटल्स आर लस्टरस व्हेरेज मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। धातुओं चमकदार होते हैं जबकि अधिकांश अधातु चमकदार नहीं होते हैं। मेटल्स आर जनरली malleable and ductile while non-metals do not have this property. धातुएं सामान्यतः जो malleable होते हैं जबकि अधातु का ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं होता है। Metals are good conductor of heat and electricity, but non-metals are generally poor conductors. तो metals क्या होते हैं, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल नहीं करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड व्हिच आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं जो कि बेसिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड व्हिच आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक नेचर वाला सब्सटेंस देते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मेटल ऑब्जेक्ट gets damaged when exposed to moist air and the process is known as corrosion. मेटल ऑब्जेक्ट या एक्सपोज जब होता है मॉइस्ट एयर एंड वाटर के साथ तो वो कोरोशन हो जाता है, मतलब उसका क्षय हो जाता है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशन इन एवरीडे लाइफ। बोथ मेटल के और नॉन मेटल के बहुत सारा यूज होता है हमारा रोजमर्रा के जिंदगी में। तो बच्चों, इसी के साथ ये समाप्त हो गया। इधर क्वेश्चन है, ये तो मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, तो इसको तुम अच्छे से कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।